आज हम लोग चैप्टर अकाउंट्स जो है, सॉरी सब्जेक्ट अकाउंट्स जो है उसके बारे में जानेंगे। तो अकाउंट्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे ये समझना है। अभी लिखिएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। 11th पे आपका समझ लो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंट्स में हमें अकाउंटिंग सीखना होता है। अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग बहुत बड़ा डिफरेंट। अकाउंट्स मीन्स द हेड्स ऑफ अकाउंट, जैसे कुछ भी अकाउंट्स हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई बिजनेसमैन है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं या जिससे कोई सामान खरीदे उसका एक अकाउंट बनाएंगे। लोन में अब किसी बैंक से चल रहा है तो कोई लोन अकाउंट बनेगा। बैंक से मेरा कोई अकाउंट है तो बैंक अकाउंट बनेगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। बट अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स द डूइंग द एक्टिविटी in the accounts is called accounting. Accounting is the process. Accounting is what? Accounting is the process where we record the transactions, where we get the results of the business. जो रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं किससे? बिजनेस से। समझे? जैसे मान लो, जैसे आप देखते होंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स मतलब यहाँ पे कहेंगे टाइप्स कहेंगे। तो बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कोई बिजनेस होता है जो एक इंसान बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग। इस सोल ट्रेडिंग को हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप। पहले ये समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा बिजनेस का क्या फॉर्म्स होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक्स बता रहे हैं। ये सोल का मतलब होता है सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब एन इंडिविजुअल पर्सन बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू द बिजनेस एंड डूइंग द बिजनेस फॉर प्रॉफिट। एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपना कोई फंड, इनिशियल फंड लगाकर एक छोटा सा बिजनेस करता है, उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जिसका एक ओनर होगा, वही पूरा डिसीजन लेगा, सारा रिस्क भी उसका होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका होगा, जो लॉस होगा उसको बियर करना पड़ेगा। वहाँ पर आसानी से वो बिजनेस को ओपन कर सकता है, बिजनेस से एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। स्मॉल स्केल, लेकिन रिस्क जो, हाँ स्मॉल स्केल पे, लेकिन हाँ इंडिविजुअल रिस्क उसको ही सारा रिस्क को सहना पड़ेगा। यहाँ रिस्क शेयर नहीं हो सकता। तो 11th की जो क्लासेस है, 11th का जो हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग सीखना है। शुरुआत यहीं से होता है। लेकिन सिर्फ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में क्या सिर्फ सोल ट्रेडिंग बिजनेस ही चलता है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी है, कंपनी भी चलता है सर पार्टनरशिप भी चलता है। यू नो द पार्टनरशिप, जहां मिनिमम 2 इंडिविजुअल टुगेदर मिलकर बिजनेस को करते हैं, मिनिमम 2, और मैक्सिमम की जब बात करते हैं तब 50 आते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग में अंतर क्या है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर हो जाता है, सोल ट्रेडिंग में प्रॉफिट शेयर नहीं होता है। फिर रिस्क की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में रिस्क भी बढ़ जाता है, लेकिन सोल ट्रेडिंग में रिस्क नहीं बढ़ता है। जब डिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पार्टनर्स अलग अलग डिसीजन लेते हैं। सोल ट्रेडिंग में डिसीजन और पार्टनर्स अलग अलग नहीं लेते हैं। समझ में आ रही है ना? 2 मिनट इसको नोट कर दो। सामान इसलिए मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो एक सर को बोले सर मुझे अकेले पढ़ लो, ऐसे वाला मैच भी जरूर हाँ ये लिस्ट में उसी ने ये सब को पढ़ा तो मैं मतलब बैठे हुए बस
हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप में आप डिसीजन को क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ डिसीजन आपका 2% का कम से कम होगा। अब मुझे ये बताओ, लॉजिकली बताना और अपने, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अकाउंटिंग के तरीके से सोचना है कि हमको एक बिजनेसमैन बनना है, उसमें क्या हो सकता है, अपना सेंस लगाना है। आप 4 बच्चे भी हैं तो चारों का सेंस हो सकता है कि सेम जवाब नहीं हो, बट लॉजिकली जवाब देना है जो आपका एक्यूरेसी क्रिएट कर सकता है। मुझे बताओ कि डिसीजन जब लेंगे तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में डिसीजन बेहतर, यानी अच्छा डिसीजन किस फॉर्म में होगा, सोल ट्रेडिंग होगा कि पार्टनरशिप में होगा? ऑब्वियसली पार्टनरशिप में, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हैंड हो गए ना, तो हैंड हो तो ये हो सकता है कि ये कोई किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होगा, दूसरा पार्टनर किसी और फील्ड में एक्सपर्ट होगा। लेकिन सोल ट्रेडिंग में हो सकता है कि आपको सोल ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम क्या है कि सर आप उसमें परेशान भी हो सकते हैं, आप घबरा सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनर संभाल सकता है डिसीजन में, अगर हाँ लग रहा है कि आपने डिसीजन जो लिया लग रहा है वो गलत है, वो रोक सकता है, वो समझा सकता है कि देखो ऐसे से ये हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बट पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हमें 11th में नहीं सीखना है, हम जब 12th में जाएंगे तो हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग को सीखेंगे। ये दो समझ गए कॉस्ट। लेकिन सर सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप भी बिजनेस का फॉर्म्स इंडिया में नहीं है, एक फैमिली बिजनेस में इंडिया में चलता है जिसको कहते हैं HUF। क्या कहते हैं? HUF, हिंदू। ये बड़ा मजेदार बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया। अब आपको ये नाम सुनकर लग रहा होगा कि यहाँ पर इंडिया में तो डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, फैमिली रहते हैं, तो यहाँ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा हुआ है, जो हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या हिंदू रिलीजन ही HUF फैमिली बिजनेस कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा नो। नाम है HUF, लेकिन इसमें हर रिलीजन का बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक रिलीजन इसमें नहीं आता है एज पर लॉ, वो है इस्लाम। इस्लाम हिंदू सक्सेशन एक्ट जब 1956 बना था, यानी HUF बिजनेस जो एक लॉ के अनुसार चलता है, जिसका लॉ आया था 1956 में। 1956 जो ये जो ईयर है, ये याद रखिएगा, 1956 में बहुत सारी घटनाएं इंडिया में हुई जो आपको ये क्लास बाई क्लास हम आपको बताते रहेंगे, ध्यान से रखिएगा। तो 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। सक्सेशन मतलब सक्सीड करना। जैसे आप देखते होंगे फैमिली में है ना, जैसे कोई गार्जियन या कोई जो ओनर ऑफ द फैमिली अगर मर जाता है, एक्सपायर कर जाते हैं, तो उसका इनहेरिटेंस जो है कोई और सक्सेसर आता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? सक्सेसर उत्तराधिकारी। और इनहेरिट मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जो आपका पूर्वजों का जो ब्लड रिलेशन जिससे है, यानी उनका तो हमको बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाएगा। तो HUF में क्या है कि जैसे दो फैमिली होता है, एक दया भागा होता है, एक मिताक्षरा होता है। बंगाल और असम में जो चलता है वो मिताक्षरा चलता है, और सबसे ज्यादा दया भागा चलता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है कि जो मेल मेंबर होता है, मेल, तो इनहेरिटेंस में वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाता है। लेकिन 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया था 2016 में, वहाँ ये बताया है कि जो फीमेल मेंबर भी होंगी ना, उनको भी प्रॉपर्टी पे बराबर का अधिकार होगा। पहले ये नहीं था, अब ये है। कहने का मतलब कि इंडिया में जो 1956 बना, तो जो इस्लाम के जो गुरु लोग थे, उन्होंने बोला कि हम इस फैमिली बिजनेस में अपने आप को नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए HUF जो एक्ट बना तो उसमें वो कंसिडर नहीं किए गए। उसके अलावा सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध हो गया, कोई भी रिलीजन हो गया जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वो HUF बिजनेस को कर सकता है। बट HUF बिजनेस में याद रखेंगे ये फैमिली बिजनेस है। अगर कोई फ्रेंड आपका चाहता है कि आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं, नहीं बन सकते, फैमिली बिजनेस है। दूसरी बात, यहाँ पर फैमिली बिजनेस अगर आपका चल रहा है, जिसमें जो बच्चा जन्म लिया बाय बर्थ, वो उसका मेंबर बन जाएगा, यानी उसको भी उसका प्रॉफिट उसके हिस्से में जाएगा। ठीक है, ये जो तो इसके अलग अकाउंटिंग होते हैं, ये भी हम लोग को सीखना है। इसका अकाउंटिंग हम लोग को नहीं सीखना है, ना 11th में सीखना है, ना 12th में सीखना है, लेकिन हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे ना बिजनेस स्टडीज, तो उसमें HUF के बारे में समझेंगे। तो ये भी बिजनेस का फॉर्म्स होता है। सर इसके अलावा क्या होता है? एक इसके अलावा LLP होता है। LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या फुल फॉर्म होता है बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। अब बताइए
लाइबिलिटी मतलब दायित्व, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी क्या होना चाहिए? लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस कि जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी लायबिलिटी उतना ही बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बनेगी। ये एलएलपी जो एक्ट है ना, ये भी एक लॉ के अनुसार आया, 2008 में आया था। ये पार्टनरशिप जो एक्ट है ये आया था 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में आया था। सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सब बिजनेस के तरीके हैं। यहाँ बिजनेस अलग तरीके से होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है। हमें अकाउंटिंग इसका सीखना है, बट हम आपको समझा रहे हैं कि बिजनेस का फॉर्म्स क्या हो सकता है, उनकी क्या क्या कहानी है, वो कैसे काम करते हैं, उनके कैसे अकाउंटिंग होते हैं। फिर आपका एक होता है कंपनी। क्या होता है बेटा? कंपनी जानते होंगे, है ना? कंपनी जो है ये एक्ट आया 2013 में। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2013 में। तो आपके मन में सवाल होगा, सर 2013 तो जस्ट लेटेस्ट लग रहा है, 10-12 साल लग रहा है, तो 2013 से पहले क्या कंपनी का कोई लॉ नहीं था क्या? हाँ, अर्लियर, इससे पहले जो लॉ था वो था 1956। हमने बोला ना 1956, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी। 2 घटना याद रखें। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया? 1956 में। कंपनी लॉ 2013 से पहले का लॉ कब आया था? 2 ईयर तो आपको यही याद करा दिया हमने कि 1956 में से 2 घटनाएं हमको अभी पता चल गया है D1 में। एक सर हिंदू सक्सेशन एक्ट फैमिली बिजनेस में जो 1956 में आया था, दूसरा आया था कंपनी एक्ट 1956। लेकिन 1956 जो कंपनी एक्ट था ये बहुत पुराना था। अब बताओ 1956 से आप 2000 में आते हैं, 40-45 साल का जो गैप होता है, उसमें क्या बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा का पूरा चेंज होता है कि नहीं होता है? आज बताइए, बिजनेस का जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है, डिफरेंट सोर्स एंगल हो गया ना। आज क्रिप्टो करेंसी से लोग कमा रहा है पैसा, शेयर मार्केट से कमा रहा है पैसा, सोशल मीडिया से कमा रहा है, एआई से कमा रहा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा अपग्रेड हो गया, नए नए प्रोडक्ट जो 1956 में नहीं हुआ करते थे वो प्रोडक्ट आज बिक रहे हैं, फ्रॉड करने का तरीका चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पुराना लॉ रखते हैं तो नए तरीके से कोई फ्रॉड कर लेता है तो सरकार तो उसको कुछ नहीं कर पाएगी। जब आप कोई गलत काम करते हैं, उसका काम जो लॉ में अगर कोई प्रोविजन मेंशन होता है, देन आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन आपने कोई काम किया, उसका लॉ में कोई जिक्र ही नहीं है, तो आप क्या है, बच गए ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 के लॉ को पूरा का पूरा खत्म करके उसको फिर से एक नया लॉ बनाता है 2013 में। ठीक है, तो अब बताओ, देखो ध्यान से, आप लिखना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सोल ट्रेडिंग, जहाँ पर एक इंसान बिजनेस करता है स्मॉल स्केल पे, जनरली ये लोकल बिजनेस होता है। जब आप उससे थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, आप अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या है, डिसीजन लेते हैं कि हम ना फैमिली बिजनेस कर लेते हैं, तो HUF सोच लेते हैं कि हम HUF कर लेंगे। फिर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं बोलते हैं कि हमको ना कॉर्पोरेट कल्चर यानी कंपनी वाला कल्चर जैसा फीलिंग करना है, हमको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना, हमको मल्टी प्लेस पे हमको बिजनेस को सेटअप करना है, तो वो LLP को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बड़े स्केल पे बिजनेस करना है, बड़े स्केल, जैसे हमको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस करना है, हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करना है, हमको बहुत सारा फंड चाहिए, हमारे पास जितना फंड है वो कम है, हमको और लोगों से फंड चाहिए, तो हम उनको शेयर बेचते हैं, कंपनी में शेयर बेचते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिलकर जो बिजनेस का ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपनी। सबका अकाउंटिंग अलग होता है, बिकॉज सबके लॉ अलग अलग मेंशन है। बट राइट नाउ वी हैव टू डू द अकाउंटिंग ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप सवाल का जवाब दीजिएगा तो आप 11th में अकाउंटिंग जो सीखोगे, किसका सीखोगे? सोल ट्रेडिंग का। समझ गए ना? आगे आपको इस तरह से फॉर्म ऑफ बिजनेस समझ गए, ये सब समझ गए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। अब बात होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। क्या करना? हिसाब किताब। मुझे ये बताओ, हमारे बिजनेस में बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं। आप कभी भी सोल ट्रेडिंग बिजनेस कर हमेशा जाते होंगे किसी किराना दुकान पे, बड़े से किराना दुकान पे, कोई जनरल स्टोर पे जहाँ पे एक मालिक है वो बैठा हुआ, उसके 4-5 स्टाफ है जो काम कर रहे हैं।
न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या सबको वो मेमोरी में रख सकता है? क्या सबको मेमोरी में रख सकता है? एकदम नहीं रख सकता। उसके साथ क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन दोनों हो रहे हैं, उधार और नगद। हमारा स्टाफ है, उसको हमने सैलरी दिया, वो बोलता है कि सर हमको थोड़ा एडवांस चाहिए, हमने एडवांस दे दिया। इसको बोलते हैं 2 महीने का थोड़ा बकाया रहेगा। हमने लैंडलॉर्ड को रेंट एडवांस दे रखा है, हमने इनसे उधार सामान खरीद रखा है, ये हमारे उधार कस्टमर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका पैसा कुछ मेरे ऊपर बकाया है और मेरा किसी के ऊपर बकाया है। तो सबको मेमोरी में कैसे रखेंगे? जब मेमोरी में हम नहीं रख सकते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करके हम उसको प्रॉपर सुरक्षित रखते हैं कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डिपार्टमेंट, जीएसटी वाला डिपार्टमेंट या कोई सप्लायर ही बोले कि हमारा 2 साल पहले का हिसाब मुझे बता दो, तो उसके लिए हम प्रॉपर बुक्स को सुरक्षित रखते हैं, जिसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट का बुक है जिसको प्रॉपर रखना। बुक कीपिंग का मतलब है तो हमारे वाउचर्स है। क्या है बेटा? वाउचर्स। वाउचर समझते होंगे। वाउचर का मतलब क्या हुआ? जो इनिशियल अकाउंटिंग का पहला स्टेप, ओरिजिनेशन पॉइंट। ओरिजिनेशन मतलब, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है? यस, निकलना। ओरिजिनेट मतलब कि जहां उसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब उसका जन्म स्थान कह सकते हैं। अब मान लो कि जो अकाउंटिंग होता है तो बोलते हैं कि जहां मनी इन्वॉल्व होता है वहां हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सर मनी इन्वॉल्व होता है, मान लो कि 5 शेयर 10 शेयर, तो उसका क्या बनता होगा? एक बिल बनता होगा ना, एक वाउचर। जैसे आपने कभी मान लो कि शॉप है, आपने वहां से कोई सामान खरीदा, मान लो आपने केक खरीदा, आपने कपड़ा खरीदा, वहां से बिल मिला ना, दैट बिल इज कॉल्ड वाउचर। दैट बिल कॉल्ड वाउचर। और मान लो कि हम अपने पर्सनल चीज के लिए हम गए, वहां से चॉकलेट खरीद के लिया, वहां से केक खरीद लिया, हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिए, उसका वाउचर देता, हम रास्ते में फेंक दिए, फाड़ दिए, कपड़ा खरीदे, वाउचर तो मिला, लेकिन कहाँ रखा हो पता नहीं। आपसे कौन पूछने जाएगा? वो घर का चीज है ना, व्यापार का चीज थोड़ी, जो आपका प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना है, हिसाब रखना है, खर्चा इनकम देखना है, नहीं ना। वो घर का चीज, इसका वाउचर रखा नहीं रखा, फाड़ दिया, मान लो एसी खरीदा, 2 साल का वारंटी था, 2 साल का वाउचर रखा क्योंकि भैया कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम कर लेंगे। अब 5-7 साल से आपका एसी चल रहा है, अब वाउचर है नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब खराब हुआ तो किसी लोकल जो मैकेनिक है उसको बुला कर करवा लेंगे, यही ना बात होती है, क्योंकि हमको कोई कंप्लेन नहीं करना है। लेकिन आप बिल किसी चीज का कब तक रख रहे हैं? जब तक उसकी वैलिडिटी है, जैसे वारंटी की वैलिडिटी होती है वही ना, नहीं तो आप नहीं रखोगे। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, एज पर लॉ कहा जाता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर 8 साल तक रखने होते हैं। कितने साल तक? 8 साल तक। ये भारत सरकार का लॉ होता है। अब आपका सवाल होगा सर मान लीजिए कि कोई बिजनेस 2 साल पहले ही शुरू हुआ है, तो जब शुरू हुआ 2 साल का, 2 साल का रखिएगा ना, 8 साल का थोड़ी रख सकते हैं। लेकिन सर 10 साल का है तो मिनिमम कितना साल? 8 साल का। अब 10 साल रख सकते हैं, लेकिन 8 साल का आपको कंपल्सरी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारा हिसाब किताब से है, कभी भी किसी का हिसाब चेक करना हो, किसी स्टाफ का हिसाब करना हो, मान लो मेरे यहाँ से स्टाफ छोड़कर जा रहा है, 10 साल से काम कर रहा था, उसको हम दे रहे थे, पैसा ले रहा था, उसका एडवांस भी था और शेड्यूल भी था, चला गया वो स्टाफ 10 साल छोड़ रहा है, तो उसका हिसाब एट द एंड करेंगे ना। या किसी सप्लायर से मेरा अकाउंट चलता है, सप्लायर से अकाउंट मतलब खाता चलता है, वो हमें उधार सामान बेचता है, हम उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फिर वो ऑर्डर करते हैं, फोन पे करते हैं, वो बेचता है, हमको पैसे देते हैं। ये सब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, एंड ये सब तो मेमोरी में नहीं रख सकते हैं। दैट्स व्हाई हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और ये सारा प्रोसेस ही कहलाता है अकाउंटिंग। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अब समझिए अकाउंटिंग, जैसे हमारे समाज में एक कन्वेंशन होता है, कस्टम होता है। डू यू नो द कन्वेंशन? कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है? वो कस्टम ड्यूटी वाला कस्टम नहीं, एक कस्टम का मतलब वो कुछ और होता है, बता सकते हैं? रीति रिवाज। कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। कन्वेंशन मतलब प्रथा। क्या हमारे समाज में जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं कि इग्नोर करके चलते हैं? फॉलो करते हैं। अकाउंट्स भी एक कन्वेंशन और कस्टम पे बेस्ड होता है। अकाउंट्स इज नॉट द लॉ। अकाउंट्स इज नॉट द लॉ। जैसे मान लो कि कंपनी लॉ में अब लिखा है, कंपनी लॉ है आपका 2009,
जैसे एक क्रिमिनल लॉ होता है, सोशल लॉ, सब चीज का लॉ होता है ना। तो लॉ में जो बातें मेंशन होती है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लॉ में लिखा है कि 2 + 2 = 5 कंसिडर करना है, तो आपको 2 + 2 5 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने बोल दिया। बट अकाउंट्स या अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम कस्टम्स, सम कन्वेंशंस, सम कॉन्सेप्ट्स, सम प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये कस्टम्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये एक ऐसा चीज होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली का मतलब कि हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है, दूसरों के यहाँ भी एप्लीकेबल है, और उसी कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करके अकाउंटिंग के एक एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो हमारा क्या कहना है कि अकाउंटिंग लॉ नहीं होता, बट अकाउंटिंग कुछ सिस्टम पे, कुछ कन्वेंशन पे क्या होता है, बेस होता है। जैसे हम कन्वेंशन कस्टम की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो प्रथा जो चल रही है उसको हम क्या करते हैं, ईयर बाई ईयर क्या फॉलो करते हैं ना। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ कोई मान लो कि कोई सेलिब्रेशन होता है, मान लो कि शादी की बातें होती है, कुछ भी, तो शादी का भी प्रोसेस होता है ना, सिस्टम, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, हर चीज का भी सिस्टम। तो अकाउंटिंग का भी क्या है, सिस्टम है। दूसरी बात कि जैसे हर धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो हर रिलीजन का एक ग्रंथ होता है ना। जैसे क्रिश्चियन का बाइबल हो गया, होली बुक जिसको बताते, वेरी गुड। हिंदू का क्या हो गया, गीता हो गया आपका, और इस्लाम में क्या हो गया, कुरान हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि कोई रिलीजन के लोग, अगर मुस्लिम वाले लोग हैं, तो वो कुरान में जो बातें उनको लेकर फॉलो करके अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे काम करते हैं। हिंदू वाले गीता को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन वाले जो बाइबल को फॉलो करते हैं, उसके धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वही हमारा कस्टम रिवाज है, उसको हमको फॉलो करना है। देखिए एक्सेप्शन हर जगह है, कि 2-4 हर धर्म में क्या होता है कि उसको फॉलो नहीं करता है ना। जैसे मान लो कि हमारा सिस्टम तो बोलता है कि हम फॉलो नहीं करते, वो तो अपवाद है। जो एक्सेप्शन आपको सब जगह मिल जाएगा। अकाउंट्स में, अकाउंट्स का भी एक होली बुक होता है। बोले सर इसका भी गीता होगा क्या? देखो उसका गीता नहीं कहते हैं, अकाउंट्स के होली बुक को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कीवर्ड याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में लगभग 32 है, उसको अपडेट करके इंड एस किया गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये इंड एस जो 32 है, जैसे कहते हैं कि हर गीता में इस श्लोक में ये लिखा हुआ है, इस श्लोक में वो लिखा हुआ है, ऐसे से। तो इंड एस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके भी पैराग्राफ होते हैं, पैरा कहते हैं, श्लोक नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, कि इस पैरा में लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बातें मेंशन्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट द लॉ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गीता दोनों अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ जो आपको फॉलो करना है, गीता लॉ थोड़ी है। गीता क्या है? होली बुक। आप गीता पढ़ रहे हैं तो समझ रहे, नहीं पढ़ रहे इसका मतलब थोड़ी कि आपको लॉ के साथ सजा मिल जाएगी। आप तुम गीता नहीं पढ़ा तुमको सजा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और कोई काम करते हैं तो आपको तो सजा हो सकता है। बात समझना नहीं है? उसी प्रकार अकाउंट्स का जो होली बुक है, जिसको हम लॉ नहीं कह सकते हैं, बट एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड समझते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब एक मानक, एक सिस्टम होता है जिसको हमको फॉलो करना है। जैसे रूल्स, चीजें, बातें, ये अकाउंट्स मान लो कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारा कुछ कहाँ से आता है? आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। हम जो भी अकाउंट्स में पढ़ते हैं, जो भी चीजें लिखी होती है, ये सब हमारे स्टैंडर्ड का पार्ट होता है। 11th में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, बट जो भी अकाउंटिंग जो हम लोग सीखेंगे ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है। आप लोग आगे जब सीए की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको 30 या 33 अकाउंटिंग का आपको ध्यान रखना है। कुछ कोई भी अकाउंटिंग होगा तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया? उसके बाद आपको हमने जो बोला कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो मनी के फॉर्म्स में होता है, जहाँ पर बहुत सारे लेन देन एक्सचेंज होते हैं गुड्स और सर्विस का, तो वो सब जो है हम माइंड में रिटेन नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको रखते हैं संभाल कर कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, लिखा होगा
डबल एंट्री क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग समझ गए कि हाँ, बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि प्रॉपर एक तरीके से सिस्टमेटिक हम अकाउंटिंग का एक प्रोसेस शुरुआत किया जो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। पूरे किताब को समझ लीजिए। अगर आप पूरा क्रक्स समझते हैं क्या होने जा रहा है, क्या हम सीखने जा रहे हैं, किसका अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और आप सीधे मान लो कि बीच में ही घुस गए तो फिर तो हो सकता है कि सर इससे पहले की कहानी, जैसे नहीं होता कोई फिल्म शुरू होती है, जैसे हॉलीवुड की जितनी मूवी होती है ना, तो आपको पूरा जीरो से सुनना देखना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि उसकी कहानी शुरू में बता दी जाती है, उसके बाद एंड रिजल्ट। जैसे ना एक आप वेब सीरीज देख रहे थे स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है ना, तो उसका 10 मिनट का वीडियो हमको मतलब कि हम आगे से देख लिए, मतलब कि वो चल रहा था तभी से हम 7-8 एपिसोड देखिए कौन कहाँ से आ रहा है, बचपन नहीं था, बच्चा तो लाइट जलाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। वही बात होती है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो पहला 5 से 10 मिनट का जो मतलब जो सीरीज जो स्टोरी है वही पूरा एंड तक चला जाता है। उसके 4-5 सीजन है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो बात ये होती है कि जब हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी चीज को समझ रहे हैं, तो उसका पहले इनिशियल स्टेज, इसका क्राफ्ट, इसको ये क्या कहता है, हमको इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सब समझना पड़ेगा। जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे इसको लिखेंगे। अब सपोज कि आप बीच में चल रहे हो, बेटा चलो ठीक है हम ये कर लो, आज फिर गड़बड़ आ जाएगी। जैसे मान लो कि अकाउंट से एक चैप्टर आ गया, हाँ मान लो कि बच्चे लेट कर रहे, मान लो 1 महीने बाद इस बैच में आते थे, तो उनको तो फिर तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि बेटा 2-3 क्लास तो वो सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे तो स्ट्रेंजर थिंग्स 10 मिनट बाद देखा है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, तो कष्ट तो होगा। कोई बात होती, कोई भी मूवी हम देखते हैं तो शुरुआत से देखने में मजा आता है, बीच में देखने में फिर आपको कहानी समझ में नहीं है। अब बात होती है अकाउंटिंग की। जैसे हमने बोला कि जहां मनी इन्वॉल्व होता है वहां अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टम पे बेस होता है, जिस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ये आपके जिंदगी भर आपके साथ रहेगा जब तक आप अकाउंटिंग वाला काम करोगे। और डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट। एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एक वैल्यू, मनी वैल्यू होता है, और जो मनी वैल्यू है वो इक्वल वैल्यू होना चाहिए। अगर डेबिट में कोई वैल्यू हो रहा है, मान लो कि 5000 हो रहा है, तो क्रेडिट में भी कितनी वैल्यू होगा? 5000, मतलब ऑलवेज भी इक्वल, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब ये डबल एंट्री सिस्टम है, जैसे हमने बोला, आप जो पढ़ रहे हो ना, ध्यान रखिएगा, आपका पूरा जो राइट से वो क्या है, आप हमसे एकदम सवाल जो मन में आएगा पूछिएगा, जो सिलेबस का पार्ट। बात समझना? जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मतलब कि आप जो समझ रहे हो 80% नहीं समझ रहे। जब आप पूछोगे, डिस्कशन करोगे, तो आपकी क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये समझना है। और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पढ़िए, फ्यूचर में कहीं और पढ़िए। एक चीज माइंड में रखिएगा कि कोई सामने जो लेक्चर आपको पढ़ा रहा है ना, आप उनसे सवाल करेंगे, सर जो आपने ये चीज बताया उसका कोई ओरिजिनेशन पॉइंट या कोई इसका सोर्स हो सकता है ना, सोर्स। जैसे मान लो कि अभी कोविड का वैक्सीन आया ना, कोविड का वैक्सीन, 2 वैक्सीन, उसका नाम बता सकते हैं? एक था कोवैक्सीन और एक था कोविशील्ड। आज के जनरेशन वाला, आज का कोई बच्चा उसको कोवैक्सीन का एक टीका लग जाता है, वो बच्चा तो लगवा लिया, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लगा। वो हो सकता है पूछे क्यों लगवाया गया, अच्छा कोरोना वाला, अच्छा कब आया, कैसे, कुछ तो इसका कोई सोर्स होगा ना। अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन क्यों ढूंढेंगे? उसी प्रकार जब हमने बोला कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि हमारे 2 फॉर्म्स बनते हैं, एक डेबिट फॉर्म्स और एक क्रेडिट फॉर्म्स। बट सर सवाल ये बनता है कि सर ये डबल एंट्री सिस्टम का भी कोई ओरिजिनेटिंग पॉइंट है क्या? क्या कभी ये सिस्टम, क्या ये यूनिवर्सल, जब मानव सभ्यता का जब विकास हुआ उसी समय डबल एंट्री सिस्टम आ गया क्या? ऑब्वियसली नॉट। डबल एंट्री सिस्टम कोई कहीं ना कहीं जब हम लिखे होंगे, पढ़े होंगे तभी तो, यानी जब हमारे लाइफ में, मानव सभ्यता में कहीं ना कहीं जब फाइनेंस का काम हुआ होगा, कहीं ना कहीं मनी का इवोल्यूशन हुआ होगा। किसका इवोल्यूशन? मनी का इवोल्यूशन हुआ होगा। जहां लेन देन का बात हुआ होगा, एक्सचेंज का बात हुआ कि हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस का, जहां तुम पैसा दोगे तो हम सामान देंगे तुमको। तो जब ये सब चीजें, घटनाएं हुई होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा कि भाई तो बात है कि भाई इसको सामान दे, हम लिखे कैसे, क्या करना है, वगैरह वगैरह।
इस सारे प्रॉब्लम्स जो है एक इंसान को फेस करना पड़ा है स्टार्टिंग में। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने किसको बनाया? बल्ब। तो उसके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम आ गया, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं था, उसको सबके लाइफ में ना होगा जब उसके जीवन के समय। लेकिन उसने उस पर क्या किया? रिसर्च किया, काम किया, प्रॉब्लम देखा, बोला कि ऐसा प्रॉब्लम को दूर करना है। देखिए हमारे जीवन में सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, हम उस प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं, बाद में कोई इनोवेशन आता है प्रॉब्लम को दूर कर देता है। बात समझा नहीं ना? तो वही प्रकार से थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रॉब्लम को दूर किया। तो अब सर जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये एक्सचेंज हो रहा था गुड्स और सर्विस का, जहां प्रॉपर हिसाब किताब कैसे रखें, इस दो कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम एक इंसान को ज्यादा फेस करने को मिला, जिस इंसान का नाम था लुकास पासियोली। याद रखिएगा, क्या नाम था? लुकास पासियोली। नाम सुने? नहीं सुने होंगे। लुकास पासियोली ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। इटली समझते हैं ना? इटली। तो इटली के थे, तो इनके साथ में बहुत सारी घटनाएं क्या हुई ना, ये तो समय जैसा आज समय जो कमोडिटी होता है, गुड्स होता है, वो समय नहीं हुआ करता। ये 1494 की बात है। 1494 दो चीज याद रखिएगा Q1 में। 1494 द ईयर and the person who invented the double entry system was Lucas Pacioli and he was from which country? Italy। तीन चीज याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम में तीन कीवर्ड याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम which was invented in 1494 by Lucas Pacioli in Italy। कोई दिक्कत नहीं है। ये जब घटनाएं हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो व्यापार करता, मतलब व्यापार नहीं, हिसाब रखता था। जैसे उसके पास बहुत सारे बकरी हुआ करते, बकरी जानवर हो ना। अब उसको एक आदमी जो है उसको ले जाता था, दिन भर चराता था उसको, फिर शाम को लाता था, फिर वो बकरी और भी गाय भैंस। अब उससे मान लो को हिसाब, मतलब जैसे दूध का बिजनेस कर रहा है, किसी को आप बकरी बेच रहे हो, फिर पैसा आपको दे रहा है या कुछ भी, फिर और पैसा बकाया लग रहा है, तो उसका ना वो जब हिसाब रखता था तो हिसाब में एक पेज में, यानी एक कॉपी, जैसे आजकल जो स्ट्रीट वेंडर या छोटा किराना दुकानदार है, एक कॉपी में हिसाब लिखता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम से नहीं। आप जाइए कभी, जैसे आप मान लीजिए एक बगल किराना दुकानदार को मारेंगे, बोले कि अंकल हमको एक कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, आपने उसको पैसा दे दिया, आप मुझे अंकल इसका अकाउंटिंग करके बताइए डेबिट क्या करेंगे क्रेडिट क्या करेंगे। बोले अरे भाई हम तो कॉमर्स पढ़े नहीं किए, डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो जानता भी नहीं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो कॉमर्स पढ़ा भी नहीं, फिर भी वो हिसाब रख रहा है ना। लेकिन वो लोकल लेवल पे हिसाब रख रहा है, उसके साथ बहुत से ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो लोक सीमित है, लिमिटेड है, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं है, वो ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक सादा कागज पे एक कॉपी पे वो लिख रहा है। लेकिन आप बड़े लेवल में करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम था वो लुकास पासियोली के साथ भी हुआ। फिर लुकास पासियोली 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया, जो सिस्टम कहता है एवरी ट्रांजेक्शन मतलब जो भी लेन देन होता है मनी के फॉर्म में, वो ट्रांजेक्शन कहता है। जैसे मान लो कि हमने बैंक में पैसा जमा किया, वो ट्रांजेक्शन हो गया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, वो भी ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स परचेज किया, वो भी ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड किया, वो भी ट्रांजेक्शन है, हमने इनको सैलरी दिया, ट्रांजेक्शन, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, एवरी एलिमेंट वेयर मनी इज इन्वॉल्व, जहां मनी इन्वॉल्व है, डे टू डे एक्टिविटी में हर जगह मनी इन्वॉल्व है ना। आज मान लो किसी ने हमको फी दिया, हमने किसी को पैसा दिया, हमने कोई भी चीज किया जहां क्या इन्वॉल्व है, मनी, इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अब आपके सवाल होगा सर सपोज कि मेरा एक कस्टमर आता है, वो सामान देखा, पसंद किया, नहीं बोला कि आते हैं अगले सप्ताह लेकर जाएंगे। तो जब वो आया, पसंद किया, लेकिन बोला अगले सप्ताह लेकर जाएंगे, तो क्या वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा जिस समय वो आया हुआ था? नहीं, अगले सप्ताह जब वो आएगा, खरीदेगा, तब ट्रांजेक्शन कहा, क्योंकि वहीं पे मनी का लेन देन हुआ। जब वो आया, पसंद किया, या तो वो मनी का लेन देन नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, मनी का लेन देन कब होगा? जब मनी इन्वॉल्व हो गया वहां पर। तो सर आप मुझे बताओ, सर जहां उधार खरीदे, तो बोले सर उधार खरीदे तो लॉजिकली तो आप बोले सर यहाँ मनी तो राइट नाउ इन्वॉल्व नहीं है ना। बोलेगा हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है,
बिकॉज जब आपने सामान उधार खरीदा तो ये आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गई है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी बन गई है कि आपको पेमेंट तो करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रही है? आप मान लीजिए किसी, जैसे आपका खाता चलता है किराना दुकान, आप हर महीने के 30 तारीख को पैसा पेमेंट करते हैं। आज है मान लो 20 तारीख, आप गए 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, ऐसे कुछ कुछ खरीद कर ले आते हैं। हिसाब बनता है 900 रुपये। वो अंकल जी लिख लेते हैं। आपने गुड्स तो उससे ले लिया ना, सामान ले लिया, कि आपकी ड्यूटी बनेगी ना फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है 30 तारीख तक, है कि नहीं है? वहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, मनी का वर्थ इन्वॉल्व है। वर्थ मतलब मान लो कि अभी जैसे ये बच्चा बोलता है सर हमको अपना फोन दे दो, हम आपको अगले महीने इसका पेमेंट कर देंगे। यहाँ वर्थ, इसका वर्थ होगा ना, वर्थ समझते हैं ना, इसकी मनी वैल्यू हो सकती ना, हाँ कीमत हो सकती ना। तो ये यहाँ पर जहाँ मनी इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ मनी का वर्थ इन्वॉल्व है, that all are called transaction. And every transaction have two impacts. कितने impacts? 2। एक डेबिट पड़ेगा और एक क्या पड़ेगा? क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किस सिस्टम पे बेस है? अभी बताया हमने, डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम में 3 कीवर्ड क्या क्या है? कब आया? 1494 में आया। किसने लाया? लुकास पासली लाया। कहाँ का था वो? इटली का था। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करते उसको रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? हाँ ट्रांजेक्शन, वहां पर ट्रांजेक्शन क्या इन्वॉल्व होगा? मनी इन्वॉल्व होगा। LLP एक्ट कब आया? LLP एक्ट कब आया? 2000। हमें किसका अकाउंटिंग 11 में सीखना है? सोल ट्रेडिंग में। कोई दिक्कत नहीं। कितना मालिक होता है सोल ट्रेडिंग में? एक होता है। समझ गए ना? कंपनी एक्ट कब आया? लेटेस्ट वाला 2013 में। उससे पहले कब आया था? 1956 में एक और घटना हुआ था। बताओ क्या हुआ? एक और लॉ बना था, हम लिख दिए यहाँ पे, HUF में सारे फैमिली आते हैं। कौन सा फैमिली नहीं आता है? इस्लाम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सब ये सब ये लिखे हुए ना? ये लिखे। अकाउंटिंग का थोड़ा मीनिंग लिखे और हम लोग प्रॉपर आजकल ना अकाउंट, कल हम लोग कॉमर्स के बारे में सीखे थे। कॉमर्स तो जो था वो सबका क्रक्स था, मतलब कॉमर्स कंसिस्ट BST इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट बोथ। अब हम लोग एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आ गए, वो हमारा क्या है? अकाउंटिंग। इसका L1 चलाएंगे, आज का डेट लिखेंगे। L1 मतलब लेक्चर 1। और हाँ, क्लासरूम में जो बच्चे नहीं ऐड है, शायद सृष्टि आप नहीं ऐड है, आप ऐड हो जाइएगा। शिवांश तुम नहीं ऐड हो जाना। आप तो ऐड हो गए, ऐड हो जाइएगा, क्योंकि क्लासरूम में क्या आगे अपडेट्स हो आपका ज़्यादा रहेगा। इस पे कोई कॉल आया था क्या? एक कॉल बताना चाहिए किस समय आना चाहिए? उसको 10 जगह ही नहीं पता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग classifying and summarizing of an interpreting data in a significant manner in terms of money or money's worth. In other words, where is money, there is accounting.
accounting is based on double entry system. Double entry system was invented in 1494 by Lucas Pacioli in Italy. Double entry system states that every transaction and events have two equal impacts, that is debit and क्रेडिट. डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखेंगे, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखेंगे. बोथ debit and credit must have equal amounts. Debit equals to credit. बता दिया क्या ओरली. अभी जो डेफिनेशन लिखा गया है, वी विल डिस्कस डेफिनेशन. समझिए, ये डेफिनेशन में आज और कल पूरा लेक्चर आ जाएगा. अकाउंटिंग एक आर्ट है. आर्ट कैसे क्रिएट होता है, कोई आर्टिस्ट कैसे बनता है, कोई आर्टिस्ट कैसे बनता है. आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं. आप सबको बोलने आता है लेकिन आप घबरा रहे हैं. कैसे कोई आर्टिस्ट बन सकता है? स्किल पर वर्क करते हैं. स्किल पे वर्क करके. स्किल कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस से, है ना. जब कोई चीज रिपीटेडली रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक तरीके से स्किल्ड हो जाते हैं. स्किल्ड हो जाते हैं तो हम उसको हम अच्छे से काम कर सकते हैं. तो कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्ट. अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एक आर्ट है. अकाउंटिंग इज नॉट अ साइंस. आप अगर जैसे बहुत सारा देखिएगा फिजिकल प्रॉब्लम हम लोग आर्टिकल से करते हैं सीए में, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो अकाउंटेंट होता था, अकाउंटेंट, उसका बैकग्राउंड जब हम पूछते थे आप अकाउंटेंट तो बताइए आप क्या पढ़ाई किए हुए. तो हम साइंस से ग्रेजुएशन किए, बीएससी साइंस से हमने 12th किया, साइंस से हमने ग्रेजुएशन किया, अभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. अरे तो अब कैसे होगा? अभी पॉसिबल है क्या? देखिए, ऑन पेपर जब करेगा ना तो उसको नाम ही याद आ जाएगा. तो फिर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सब आता है, जिसमें टैली नाम का चीज होता है. नाम सुने कभी? टैली आप सुने हैं? कंप्यूटर्स करिएगा जो टैली सीखेगा. टैली में क्या होता है, जैसे बहुत सारे की फंक्शन, कीवर्ड होते हैं. क्या होते हैं बेटा? की फंक्शन. अब आपको पता है कि हाँ, जैसे अब पहला दफा करोगे आपको ध्यान नहीं होगा, दूसरी दफा करोगे ध्यान नहीं होगा, लेकिन जब रिपीटेडली क्या इस की से हमको ये रिजल्ट आता है ना, इस की से हमारा ये रिजल्ट आता है. तो हम कह सकते हैं कि टैली में ना कीवर्ड होते हैं कि अगर हम F5 करते हैं, F4 करते हैं, ये प्रेस करते हैं तो कैश वाला ट्रांजेक्शन, इससे क्रेडिट वाला, इससे सैलरी वाला. तो कहीं ना कहीं
कुछ दिन का प्रैक्टिस से आपका सारा काम हो जाता है। और टैली में क्या होता है ना, एक बार कोई चीज करना है ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस कर देगा। कंप्यूटर हो ऐसा चीज हो। सर हम लोग इतना क्यों सीख रहे हैं ऐसे? कभी सीखना है, इतना सीखना 2 साल 2.5 साल लग जाएगा तभी वो पूरा अकाउंटिंग नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम अगर 1 साल 6 महीने टैली सीख तो पूरा अकाउंटिंग सीख जाएंगे। देखिए वहाँ कंप्यूटर के थ्रू चेक सीख रहे हैं। जब आप सीए बनोगे, ऑडिटर बनोगे, तो वहां पर कंप्यूटर के किए गए काम को आप चेक करोगे। जो कंप्यूटर से काम वर्ड जनरेट हुआ है, तो कभी कहने के कंप्यूटर को किसने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, कंप्यूटर किसने फीड किया, वो डाला डेटा, तो उसको चेक करने के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ना। दैट्स व्हाई आप यहाँ अकाउंटिंग सीखें। अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग करने में अंतर होता है। ऑडिटिंग होता है कि वो पूरा सारे अकाउंटेंट का बॉस उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ 3 वर्ड याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 वर्ड जो ना सीक्वेंस में होना चाहिए। सर क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ऐसे बोल सकते हैं? आप गलत हो जाएंगे। एक क्रोनोलॉजी होता है, एक सिस्टम होता है, एक मैनर होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले अकाउंटिंग में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। जैसे मान लो कि हम जब व्यापार करते हैं तो सबसे हम प्रॉफिट ही फाइंड आउट कर लेंगे? नहीं सर, पैसे फाइंड आउट होगा प्रॉफिट। आप एक सिस्टम से चलिएगा तो ना प्रॉफिट होगा। कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूस होता होगा तो उसका एक प्रोसेस होता होगा। तो अकाउंटिंग करने का भी एक सिस्टम है कि सबसे पहले अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगा। क्या रिकॉर्डिंग होगा हम डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग होगा और क्लासिफाइंग का दूसरा क्या होगा? समराइजिंग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग को समझिए। आप सब स्कूल गए हैं? गए हैं ना? स्कूल जब गए हैं तो स्कूल में जैसे कि गेट कीपर होता है। आप स्कूल बस से, अपने गाड़ी से, पैदल, ऑटो से, जैसे भी गए होंगे, तो गेट कीपर जो है गेट खोल रहा है, वो आप जा रहे हैं। जब आप जाते हैं स्कूल, मान लो कि आप क्लास 6 में है, कोई क्लास 5 में है, कोई क्लास 9th में, कोई नर्सरी यूकेजी में है, तो जो इन करने का सिलसिला होता है, क्या वो सीक्वेंस में होता है कि पहले नर्सरी वाला ही पहले सब जाएगा, फिर 1 वाला जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता है ना। जो वहाँ पहुँचा टाइम पे वो चला गया। मान लो कि अभी टाइम है तो हमारा क्लास है, हम चले गए, उसके पहले कोई जूनियर चला गया। तो क्लास जो हम इन करते हैं वहाँ देखा जाता है कि सब लोग एक साथ इन करता है। उसमें ये नहीं सिस्टम होता है कि पहले नर्सरी वाला जाएगा, फिर यूकेजी वाला, पर वो ऐसा नहीं जाएगा। जो आया सो गया, यही ना बात होती है। बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो सेल्स का हो, परचेज का हो, पेमेंट करने का हो, बैंक में जमा करने का, जो जिस टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हो गया ना, उसको उसी समय लिख दो। आज मान लो 20 तारीख, आज मान लो सिर्फ हमने सामान को सेल किया, जब परचेज ही नहीं की, तो आज सेल का एंट्री कर, सेल वाला काम कर लेते ना, परचेज का काम आज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? परचेज वही है। बात समझो। जब आप पूरे बच्चे सब असेंबली यानी फील्ड में जाते हैं तो पहला जो होता है ना, वो क्या होता है? प्रेयर होता है। तो प्रेयर जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्यू में सब खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी आई थिंक हमको लगता है कि सब क्यू में खड़े होते हैं, बट क्लास शायद ऊपर नीचे रहता है। क्या मिक्स रहता होगा? नहीं, अलग अलग रहता है ना, अलग रहता है। ठीक। लेकिन अगर मान लो कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लास 5 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, मुझे बताओ सबसे बेस्ट तरीका कैसे किसी स्कूल में क्लास 5 के स्टूडेंट का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? जोर से बोलो, कहाँ जाना पड़ेगा? क्लासरूम में। क्लास टीचर, क्लास रजिस्टर। ओके, फील्ड से पता कर सकते हैं, फील्ड से। या मान लो गेटे पर हम बैठे रहे हैं, आप सबको गिनते रहे, क्लास 5 लाओ, चाहे तुम कौन का क्लास है? 6 है, चलो जाओ। तुम कौन? 5, तो ठीक है, 1। ऐसे कर सकते हैं क्या? वो तो भाई झिक जैक हो जाएगा ना। अगर हमको क्लास 5 के टोटल स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर स्टूडेंट्स है, तो आपने बोला क्लास रजिस्टर से जाइए, वहाँ क्लास 5 के स्टूडेंट का डिटेल मिल जाएगा।
या अगर आप फिजिकली काउंट कर रहे हैं तो क्लास 5 में घुस जाइए ना, वहां काउंट कर लीजिए, हो सकता है कोई एब्सेंट हो, अलग बात है। तो रिकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि जब स्कूल में बच्चे जो इन कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। समझो अकाउंटिंग वो काम नहीं आसान है, इसको प्रैक्टिकल समझ के स्कूल में जो घटना है और उसका अकाउंटिंग कैसे समझा रहे हो। सर कॉल आया सेफ था क्या? पता नहीं सब कट गया। ठीक है, अकाउंटिंग में वही होता है कि स्कूल में पहले बच्चे एंट्री किए, इन किए, ठीक है, इन किया ना, तो वैसे बिजनेस में पहले वाउचर सब होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, बिजनेस में इन कर रहा है, तो सबसे पहले हम सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। जैसे गेट कीपर कभी कभी क्या होता है ना, सब गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर लेता है, हो सकता है कोई अननोन नंबर हो, अननोन पर्सन हो, आप या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या तो इतने नंबर स्टूडेंट्स आए तो सबका रिकॉर्डिंग, जैसे कभी नहीं स्कूल से छोटे पेरेंट्स को ले जाना था या सबका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आपने कि पहले इसी क्लास का रिकॉर्ड, जो जैसे आएगा या जो जैसे जाएगा आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो पूरा परचेज फाइंड आउट करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है, कैश का बैलेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग मतलब क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। जैसे क्लास का हमने बोला कि 5th क्लास को जानना है कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो हमको क्लास में करना पड़ेगा। उसी प्रकार पूरे साल भर में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, उसके लिए हमको उसका ग्रुप में जाना पड़ेगा। सेल्स के ग्रुप से सेल्स पता चलेगा, है कि नहीं? परचेज के ग्रुप से क्या पता चलेगा? परचेज पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें होती है। लिखो रिकॉर्डिंग में recording of transaction with the help of vouchers into the जर्नल। ये हम जर्नल करते हैं, जर्नल को बाद में सीखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का क्लास हो गया लगभग, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ के आना है। और आज है ट्यूसडे, हमने बताया था कि जैसे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो होगा आपका, वो बिजनेस स्टडीज होगा आपका अगला क्लास, ठीक है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को इको पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक हम क्या करते हैं कि नहीं?